हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जो भी लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं करंटली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। मेरा इस पद पर चयन CGL 2024 एग्जामिनेशन से हुआ है। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। मैं 2023 बैच का सब इंस्पेक्टर था। मैंने यूपी पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर 2 साल नौकरी की है। उसके बाद उसी दौरान अपने काम के दौरान ही, अपनी नौकरी के दौरान ही मैंने CGL 2024 का फॉर्म भरा और उसकी तैयारी की और मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद मिला। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कैसे मैं एक दरोगा की नौकरी करते हुए, जो कि एक 24/7 की जॉब होती है, मैंने CGL प्री 2024 में 184 मार्क्स आउट ऑफ 200 हासिल किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़माना बहुत बदल गया, कंपटीशन बहुत बदल गया। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है SSC के लिए। आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको वो तरीका समझना होगा जिससे आप बहुत लिमिटेड चीज़ों को फॉलो करके बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, दूसरों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने आपको नहीं बताया, मैं भूल गया, मेरा रैंक 888 था, मतलब अंडर 1000 रैंक मैंने लाया, जिसके बाद मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद मिला। तो आज मैं यही बातें डिस्कस करूँगा कि मैंने क्या वो तरीका अपनाया, मैंने क्या चीज़ें पढ़ी, मैंने क्या चीज़ें स्किप की, मेरा मॉक देने का तरीका क्या था, जिसकी वजह से मैं CGL 2024 में 888 रैंक हासिल करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैथ से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इससे पहले भी UPSI में सिलेक्टेड था, तो मैथ्स में मेरा अर्थमेटिक अच्छा था। मुझे अर्थमेटिक पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना था, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मुझे परेशान करते थे। उसके सवाल जब आते थे तो ऐसा नहीं होता था कि मेरे से होते नहीं थे, बट वो समय ज़्यादा लेते थे। वो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि रेस एंड टाइम के जो अच्छे वाले सवाल होते थे, जिसमें 3 लोगों का एक साथ डाटा दे के पूछता था। सेल्समैन एंड डिस्काउंट वाले सवाल, कि सेल्समैन अगर इतने की सेल करता है, उसके बाद उसका अपना परसेंटेज इतना होता है, 10,000 की सेल के बाद उसको 3% एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस टाइप के जो सवाल होते थे वो मुझे थोड़ा परेशान करते थे, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं उसको स्किप कर देता था। तीसरा, पार्टनरशिप एंड बिजनेस के जो अच्छे लेवल के सवाल होते थे वो मुझे परेशान करते थे। रन्स एंड इनिंग के, SI एंड CI के, EMI वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैंने जो भी प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए थे किरण के बुक से, या फिर जो भी मटेरियल अवेलेबल है PDF के माध्यम से, गगन प्रताप सर का टेलीग्राम पे चैनल है, उससे मैंने PDF डाउनलोड करके मैंने इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से एग्जाम के लास्ट में आते आते ये सवाल मुझे परेशान नहीं करते थे। इसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट गो में ही 30 से 35 सेकंड में कर लेता था। उसके बाद जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है एडवांस मैथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है SSC एग्ज़ाम के लिए। बच्चे भागते हैं एडवांस मैथ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जब उनका एकेडमिक चल रहा होता है तो उस समय एडवांस मैथ नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं आता है और वो उन चीज़ों से भागते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एडवांस मैथ ही आपको मैथ में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने में मदद करेगी। अगर आपको एडवांस मैथ के फार्मूला नहीं पता, आपको ट्रायंगल सर्किल का प्रॉपर्टी नहीं पता, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप उसको एडवांस मैथ का सवाल स्किप करना ही पड़ेगा। इसलिए एडवांस मैथ को साथ लेके चले। अगर आपका एडवांस मैथ अच्छा नहीं है तो वीडियो पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, आप उनको पढ़िए, उनका प्रॉपर नोट्स बनाइए। और सबसे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक फार्मूला बुक ले लीजिए, गगन सर की बुक ले लीजिए, या फिर ब्रह्मास्त्र करके एक बुक आती है आदित्य रंजन सर की, आप उसे ले लीजिए, आपका समय बचेगा। उसमें बहुत सारे फार्मूले एक ही जगह पे दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे फार्मूले एक ही जगह पे दिए हुए हैं। एडवांस मैथ के, अर्थमेटिक के ट्रिक्स एंड तरीका, जो बेसिक स्ट्रेटजी होता है सवाल को अप्रोच करने का, वो एक जगह दिया हुआ। उससे आपका बहुत समय बचेगा और उससे आप मैथ्स में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, वो ये कि आपको जो कैलकुलेशन है वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद ही होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर है, आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको उसके लिए कैलकुलेट ना करना पड़े, कॉपी पे पेन ना ले जाना पड़े। क्यूब आपको 1 से 30 तक का याद होना चाहिए, आपको टेबल याद होना चाहिए कम से कम 1 से 30 तक का। उसके बाद आजकल फ्रैक्शन पे बहुत सवाल आते हैं, डेसिमल में बहुत वैल्यू दी होती है, उसका अगर हमें फ्रैक्शन पता हो तो हम उसको वन गो में कर लेंगे। अदरवाइज हम उस टाइम इतने प्रेशर में होते हैं कि हम कैलकुलेशन वाले सवाल जिसमें डेसिमल में वैल्यू दी होती है उसको छोड़ ही देते हैं ऑलमोस्ट।
तो बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो कि एसएससी बहुत ज़्यादा यूज करती है, जैसे 1/40 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो एसएससी बहुत ज़्यादा यूज करती है। बहुत सारे ऐसे हैं, आप इंटरनेट पर डाउनलोड करेंगे वो पेज आपको आ जाएगा, या फिर किसी अच्छे टीचर का फ्रैक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज वाला वीडियो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप उसको नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। मैं आपको बताता हूँ मैं इन चीज़ों को कैसे रिवाइज करता था। मैं जब भी घूमता था या फिर जब भी खाना खा के लेता था तो मैं इन चीज़ों को मन में अपने रिवाइज कर लेता था, टेबल, स्क्वायर, क्यूब एंड फ्रैक्शन वैल्यू। इससे मुझे इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चौथी बात कि अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, उसके लिए आप रोज़ 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, मिक्स्ड सवालों का। वैल्यू बड़ी बड़ी लीजिए, इसके लिए आप बहुत सारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मिक्स्ड वाले क्वेश्चन टाइप पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपको कुछ क्वेश्चन देगा जो मिक्स टाइप का होगा। आप उसको डेली 15 से 20 मिनट दीजिए, आपका सिलेक्शन, आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। चूँकि मेरे पास इतना समय नहीं मिलता था मुझे कि मैं प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को लगा सकूँ, इसलिए मैं क्या करता था, गगन प्रताप सर के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे टॉप 50 सवाल आते थे एसएससी जो भी हर साल एग्जाम कराती थी, जैसे टॉप 50 एमटीएस क्वेश्चन अर्थमेटिक, टॉप 50 एमटीएस क्वेश्चन एडवांस। इसी तरह एसएससी बहुत सारा एग्जाम कराती है साल में, जैसे एमटीएस है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, सीजीएल है। फेज वाले एग्जाम जो एसएससी कराती है, फेज 11, फेज 12। तो इसके जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन होते थे अर्थमेटिक और एडवांस के, इसका मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था। पहले मैं पीडीएफ से करता था, अगर मुझसे नहीं बनता था तो मैं सर का वीडियो खोल के वहाँ से रेफरेंस ले लेता था, और इसी को मैंने 5 से 6 बार लगाया, और यकीन मानिए एग्ज़ाम में मुझे सारे सवाल आते थे। एक में मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया था बाई चांस, इसलिए मेरे मैथ में 24 ही सही हो पाए, अदरवाइज मुझे 25 सवाल मेरे बन रहे थे। ये क्वेश्चंस लगाने के बाद मेरे मॉक में सवाल को देखते ही मुझे उसका तरीका पता होता था कि कैसे होगा। कई सारे क्वेश्चंस का तो मैं देखते ही बिना कैलकुलेशन की मुझे आंसर पता होता था कि इसका यही आंसर होगा, अगर आंसर दूर दूर दिया होता था, बहुत नज़दीक की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बहुत क्लोज आंसर नहीं दिया हुआ है। अगली बात ये कि आप हर दूसरे दिन मॉक दीजिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि अगस्त में ही सीधे 2025 का एग्ज़ाम है, तो आप इस टाइम पे हर अल्टरनेट डेज मॉक दीजिए और रिवीजन करिए। आप चीज़ों को यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अब मत पड़िए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ठीक, नहीं कंप्लीट है तो भी ठीक। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे फोकस करिए, मॉक दीजिए, उसका एनालिसिस अच्छे से करिए। अगर आप मॉक 1 घंटे का मॉक देते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा एनालिसिस करिए। एनालिसिस ही है जिससे आप अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका जो सवाल गलत होता है आप उसको तो देखिए ही देखिए, उसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, उसको आप बार बार रिवाइज करिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है मैथ्स में उस पर भी ध्यान दीजिए। क्या वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्या उसको उतना टाइम देना चाहिए, या फिर वो बाई चांस तो सही नहीं हो गया। इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए। अगर वो बाई चांस सही हो रहा है तो भी आप उसे कॉपी में नोट करिए, वो जिस चैप्टर का है उसको जाकर रिवाइज करिए। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एसएससी इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप बहुत ज़्यादा टाइम एक सवाल पर नहीं दे सकते, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं प्री के एग्जाम्स में। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मैंने सबसे पहले अपना ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट किया। मैंने प्रशांत सोलंकी सर जो कि रैंकर्स गुरुकुल पे पढ़ाते हैं, मैंने उनसे अपना ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट किया। मतलब आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, मैं आपको कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ कि आप इस टीचर से पढ़िए या फिर इस टीचर से मत पढ़िए। आपको जो टीचर बेस्ट लगे आप उससे पढ़िए, बट किसी एक को फॉलो करिए और कंप्लीट प्लेलिस्ट उसी से देखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, कोई दूसरा टीचर दिख जाता है, अचानक उसका कोई ऐसा अप्रोच उनको अच्छा लग जाता है तो फिर वो उससे पढ़ने लगते हैं, फिर कोई दूसरा दिख जाता है वो उससे पढ़ने लगते हैं। तो अल्टीमेट क्या होता है कि वो कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड अलग अलग तरीके से चलता रहता है, हर टीचर के हिसाब से अलग अलग। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं से भी ग्रामर कंप्लीट करिए, बट किसी एक टीचर से कंप्लीट करिए। रानी मैम से मैंने पढ़ा है कुछ टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक्स मैंने प्रशांत सोलंकी सर से पढ़ा है। जो कि प्रशांत सोलंकी सर नहीं पढ़ाए थे वो टॉपिक्स मैं रानी मैम से पढ़ लेता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन को सही करने के लिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा करने के लिए आपको ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन सब चीज़ों को
पे आपका कमांड होना चाहिए, अदरवाइज आप इन टॉपिक्स क्वेश्चंस में एरर करेंगे, मतलब गलतियां करेंगे। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि आप किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक से हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन रोज लगाइए। मतलब कि ये नहीं होता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया और आपके मॉक टेस्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन कंप्लीट बनने लगेंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉक देने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मॉक भी दीजिए, मॉक भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का, सिलेबस रिवाइज करने का, बट आपको प्रीवियस ईयर बुक से भी रिवीजन करना पड़ेगा। एक टॉपिक के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप एक बार में लगाइए। जब आपको लगेगा कि अब आपका इन टॉपिक्स पे कमांड हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चंस कम कर सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करना कम कर सकते हैं। बट जब आपको कमांड नहीं है, जब आपका क्वेश्चन इन टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले कोई भी प्रीवियस ईयर बुक्स के हर टॉपिक से 15 से 20 सवाल डेली करिए। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, इसके लिए मैंने ब्लैक बुक को रिफर किया था। मैंने ब्लैक बुक के अलावा कोई भी चीज़ अलग से प्रीफर नहीं किया था। हाँ, जो भी मॉक में मुझे नया वोकैब मिलता था, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक मिसलेनियस की कॉपी बना रखी थी। मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, जीके के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। जो भी मुझे नई चीज़ दिखती थी मैं उसमें नोट कर लेता था और मैं उसको हर हफ्ते प्रॉपर रिवाइज करता था। तो मॉक के लिए आप किसी एक बुक को फॉलो करिए। आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्लैक बुक फॉलो करिए, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ फालतू नहीं दिया है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही दिया है। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ ब्लैक बुक को पढ़ने का। जब आप पहली बार ब्लैक बुक को पढ़िए तो आप पेंसिल लेके बैठिए, मतलब कभी भी आप पढ़िए तो आप पेंसिल रबड़ लेके बैठिए। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपने 100 वर्ड्स पढ़ा, तो हो सकता है कि आपको 100 में केवल 30 वर्ड्स आते हो, तो आप जो 70 बचे उन पर टिक कर दीजिए। जब आप उसको दूसरी बार रिवाइज करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो 70 थे उनमें से आप 10 या 20 याद हो गए, अब 50 ही बचे। आप उस 10 या 20 को मिटा दीजिए। आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाएंगे आपका टाइम कम होता जाएगा, मतलब आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कम रिवीजन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन तैयार होते गए। कभी भी पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते या फिर आपको नहीं आते हैं, आपको बार बार पढ़ने पे भी याद नहीं हो पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, आप उन पे टिक मार्क कर लीजिए और उसको रिवाइज करिए। अगली बार जब आप हाथ रखने पे आपको सब वर्ड का मीनिंग लगे कि नहीं मैंने इसको छिपाया हुआ है फिर भी मुझे इसका मीनिंग पता है, आप उसको अनटिक कर दीजिए, आप मिटा दीजिए। इससे आप ये पाएंगे कि जब 4 से 5 बार आप ब्लैक बुक का रिवीजन कर लेंगे तो आप पाएंगे कि फिर आपका रिवीजन का टाइम बहुत ही कम हो गया है। दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि बहुत लोग कहते हैं कि आपको हर टॉपिक से मतलब सिनोनिम से 15 वर्ड या 20 वर्ड या फिर एंटोनिम से ही 15-20 वर्ड, ऐसे आपको हर टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन एक टाइम करना चाहिए। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये अपना अनुभव है कि जब मैं ऐसे करता था तो मुझे लगता था कि कोई भी टॉपिक मेरा महीनों महीनों तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक टॉपिक का 1400-1500 क्वेश्चन दिया है ब्लैक बुक में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही टॉपिक का 100 से 150 क्वेश्चन एक बार पढ़िए, 100 वोकैब एक बार पढ़िए। सिनोनिम का जैसे सिनोनिम खत्म हो जाए, ऐसे 14 से 15 दिन में आपका सिनोनिम खत्म हो जाएगा। फिर हमें एंटोनिम पे आइए, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो है आइटम्स एंड फ्रेजेस। हाँ, इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 50 स्पेलिंग डेली आप बुक में देखें, उसके बाद बिना देखें आप कॉपी में लिखें। आप स्पेलिंग को याद मत करिए, आपका इंस्टिंक्ट जो है वो बताता है कि स्पेलिंग सही या गलत है। और बहुत सारे बच्चे जो है स्पेलिंग को स्किप कर देते हैं क्योंकि वो बोरिंग लगता है या टफ लगता है। बट यकीन मानिए, अगर आपको टॉप करना है एग्जाम में, आपको टॉपर बनना है, आपको अपना प्रिफर्ड पोस्ट पाना है, आपको लेवल 7 या लेवल 8 की जॉब पानी है सीजीएल के थ्रू, आपको अपना होम टाउन पाना है या फिर प्रिफर्ड लोकेशन पाना है, तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पे मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए। आपको एक एक टॉपिक लेके चलना पड़ेगा। अगली चीज़ जो मुझे लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंग्लिश में इसमें फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और फ्रेजल वर्ब में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जो उस फ्रेज में यूज होते हैं। इसलिए जो भी लोग सीजीएल 2025 देने वाले हैं वो फ्रेजल वर्ब के वीडियो यूट्यूब से या फिर पीडीएफ इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। क्योंकि वो क्वेश्चंस क्या होता है कि आप कंसेप्ट से या ग्रामर से नहीं बना पाएंगे, वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि सीजीएल 2024 सीएचएसएल 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने गलत कर दिया था, जिसमें दिया था पुट फिर फिल इन द ब्लैंक्स द फायर।
मैंने वहाँ ऑफ लगा दिया था, मतलब पुट ऑफ द फायर, बट सही है पुट आउट द फायर। अगर आप दिमाग से सोचे या फिर फ्लो में देखें तो पुट ऑफ द फायर ज़्यादा सही लग रहा है, बट वो ये एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पुट आउट ही सही है। इसलिए आप फ्रेजल वर्ब की वीडियो जो है मैंने रानी मैम से पढ़े थे, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं और उसकी एक कॉपी बना लें, उसमें जो भी 100 से 150 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो भी टीचर पढ़ाते हैं आप। हेलो गाइस, मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं कब बीच में माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जिसकी वजह से बाकी की वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश की मैंने पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है, इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। बाकी मैं जल्द ही चारों सब्जेक्ट को लेकर एक स्ट्रेटजी की वीडियो फिर से बनाऊँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपसे अपडेटेड कंटेंट से मिलूँगा, आपसे स्ट्रेटजी, वो तरीका, वो अप्रोच डिस्कस करूँगा जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द अगले 6 महीने 1 साल में एक अच्छी जॉब पा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई हर बच्चा कर रहा है, लेकिन इस समय 2025 में एक सही अप्रोच, एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है बच्चों को। अदरवाइज वो अपने जीवन का 1 से 2 साल बेकार कर देंगे उस चीज़ को सीखने में। तो मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है 4 से 5 साल का तैयारी का, वो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स के लिए और एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।